हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है चैप्टर 43 एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो पूरी सीरीज कंप्लीट की गई है इस प्लेलिस्ट में, तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक कवर कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर। 54% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज अंडर एग्रीकल्चर। तो जितना हमारा टोटल लैंड है उसमें से 54% एग्रीकल्चर के अंदर है। 15 टाइप्स ऑफ जलवायु। अब जलवायु मैंने लिखा है तो इसका मतलब है 15 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। इंडिया में पूछते हैं कितने तरह के क्लाइमेट है, तो इंडिया में टोटल 15 टाइप्स के क्लाइमेट है, ठीक है। और इंडिया में टोटल 3 टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं, तो वो कौन से हैं? वो है खारिफ, रबी और जायद, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले खारिफ क्या होता है? तो जो भी हमारे मॉनसून में क्रॉप्स उगते हैं उनको हम कहते हैं खारिफ। तो इनका टाइम पीरियड होता है, ये जून जुलाई से शुरू होते हैं और जाके अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। तो रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर में उगते हैं, ठीक है। तो इनको हम अक्टूबर नवंबर तक बो देते हैं और अप्रैल मई तक हम इसको काट लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो हो गए वीट, मस्टर्ड, पी का मतलब मटर, ग्राम, चना, शुगर केन और बरसीम, ठीक है। फिर हमारा आता है जैद। तो जैद देखिए वो क्रॉप है जो कि हमारे रबी और खारिफ के बीच में लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रबी तो मई तक खत्म हो जाता है, मई में काट लिया जाता है और फिर जून जुलाई तक खरीफ लगता है। तो ये अप्रैल से जुलाई के बीच का जो टाइम होता है इसमें हम जैद लगा देते हैं, ठीक है। तो और ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, जैसे हमारी मूंग उड़द की दाल हो गई, कुकम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया या फिर मस्क मेलन हो गया। तो वाटरमेलन हमारा कलिंदा और मस्क मेलन हमारा खरबूज, तरबूज, खरबूज, ठीक है। अब कंटूर फार्मिंग क्या होती है? देखिए, तो कंटूर फार्मिंग ये होती है कि जो हमारी स्लोप्स होती हैं हिल की, इसमें हम क्या करते हैं, इस स्लोप को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। सीढ़ियाँ टाइप बना लेते हैं, मतलब ऊपर से नहीं, इसको हम उल्टा काट के, यानी कि अगर हमारी स्लोप ऐसी है तो स्लोप को ही हम काट देते हैं, ऐसे यहाँ काट दिए, है ना, फिर ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए, तो ये कंटूर फार्मिंग कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो पानी होता है ना, वो पानी ऐसे बह नहीं जाता, पानी यहाँ पे थोड़ा सा स्टोर होता है, ठीक। और इसमें क्या करते हैं हम, जैसे इसमें जो अलग अलग कंटूर्स होते हैं, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये है, तो फिर ये है। तो ये हर कंटूर में हम अलग अलग टाइप के पेड़ लगाते हैं, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट लगाते हैं। जैसे यहाँ कोई एक नंबर 1 लगाया तो यहाँ कोई 2 लगा दिए, फिर 1 2 1 2। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और जो सॉइल होती है इसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। जब मैं लॉन्जेविटी की बात करता हूँ सॉइल के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है उसकी मिनरल रिटेंशन। बात करेंगे हम कैश क्रॉप्स की, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो वो क्रॉप्स जिनको हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते, वो हम सिर्फ बेचने के लिए ही उगाते हैं, उनको हम कहते हैं कैश क्रॉप। जैसे कि मूंगफली, ये आप सारा 500 किलो मूंगफली थोड़ी खा जाओगे, या पूरा टोबैको थोड़ी एक ही बार में कंज्यूम कर लोगे। तो ग्राउंड नट, टोबैको, जूट, कॉटन, सनफ्लावर, टी, कॉफी, ये हो गए हमारे कैश क्रॉप्स। अब हमारे आते हैं ट्रैप क्रॉप्स, कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हम उगाते हैं अपने मेन प्लांट्स को बचाने के लिए। प्लांट्स मतलब क्रॉप्स, तो अपने मेन क्रॉप्स को बचाने के लिए। जैसे कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो तो आएंगे ही, हम कितना भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करें फिर भी इंसेक्ट्स आ ही जाते हैं, ठीक। तो उनको मेन जो हमारे क्रॉप्स, जैसे हमने दाल लगाई, तो दाल को अगर नहीं खाए तो हम कुछ ऐसी चीज लगा देते हैं ना पास में, जिसकी वजह से वो उनको खा जाए पर मेन जो हमारा क्रॉप है उसको इफेक्ट नहीं करे। तो ऐसे क्रॉप को हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। जैसे कि एक रेड बग होता है, वो रेड बग क्या करता है, कॉटन को खा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जहाँ पे कॉटन लगाते हैं उसके बगल में हम लेडी फिंगर उगा देते हैं, भिंडी, तो हमारा जो कॉटन होता है वो बच जाता है। वो रेड बग फिर कॉटन की जगह लेडी फिंगर के प्लांट्स को खाता है, पर इतना नहीं खा पाता कि लेडी फिंगर उगे नहीं, तो हमको लेडी फिंगर भी मिलती है और हमारा कॉटन भी बच जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी क्रॉप्स की। तो एनर्जी क्रॉप्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप जिससे हमको अल्कोहल या बायोडीजल मिल पाए, ठीक है। तो वो क्रॉप्स कौन से होते हैं, जैसे हमारा शुगर केन हो गया,
ठीक है, हमारी पोटैटो है, ठीक, हमारा जेड्रोफा है, ये बहुत फेमस है जेड्रोफा, ठीक, इससे डायरेक्ट बायोडीजल बनता है। और फिर हमारी मेज हो गई, ठीक, तो इसको बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना। अब हम कुछ मेजर फूड ग्रेन्स की बात करेंगे जो कि हमारे यहाँ इंडिया में उगते हैं, ठीक। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे राइस या पैडी से। ये जो स्पीची होती है इसकी, इसको हम कहते हैं ग्रेमिनी, ठीक है, ये ग्रेमिनी स्पीसी की होती है और इसका साइंटिफिक नेम होता है ओरिसा सटेविया। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। ये उगता कहाँ है, ये जितना भी हमारे इंडिया का ट्रॉपिकल एरिया है वो उसमें जो है ये उगता है। और ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है, मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच जो भी एरिया होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। तो मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन यहाँ पे इंडिया में है। अगर नंबर 1 बात करें प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो वो होगा चाइना, फिर आता है इंडिया, क्योंकि चाइना में प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, वेट पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर का जो फार्म है वहां पे कितना किलो राइस हो रहा है। तो मानो इंडिया में तो एरिया बहुत ज़्यादा है, तो एरिया के हिसाब से तो इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस होता है। पर अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो चाइना में होता है। मतलब अगर इंडिया में 1 हेक्टेयर में 1 kg राइस होता है तो वहीं चाइना में 2 kg राइस होता है उतनी ही लैंड में, ठीक है। तो इन इंडिया वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, यहाँ पे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में 3 क्रॉप्स ऑफ राइस होती हैं। मॉनसून में इसमें ओस उगता है, विंटर्स में उगती है अमन और समर्स में उगती है बोरो। तो ये तीनों क्रॉप्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में होती है। इसका मतलब ये है कि एक साल में 3 बार चावल लगता है और काटा जाता है वेस्ट बंगाल तमिलनाडु। तभी तो हम देखते हैं ना कि बंगाल वाले लोग जो होते हैं वो कितना ज्यादा राइस पसंद करते हैं। तो इन इंडिया मैक्सिमम राइस क्वांटिटी के हिसाब से सब ज्यादा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में, फिर होती है यूपी में, फिर होती है आंध्रा में। देखिए ये जो डेटा है ये हर साल चेंज होता रहता है, ये डेटा हर साल चेक कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, तो सब ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, तो वो है पंजाब में, ठीक है। अब पंजाब में कैसे, क्योंकि मैक्सिमम इरिगेशन होता है पंजाब में। हमें पता है कि पंजाब का 97% एरिया इरिगेटेड है। और ये ऐसा कैसे हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक। पंजाब इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पैडी, हमें पता है कि पंजाब चावल उगाने के लिए एकदम सही जगह नहीं है, पर वहाँ पे चावल उगाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा हुआ और ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है वर्ल्ड में और इंडिया में, ठीक है। अब ड्यू टू एक्सेस वॉशिंग और पॉलिशिंग, क्या होता है, जो चावल होता है उसको बहुत ज़्यादा वॉश किया जाता है या उसको पॉलिश की जाती है। पॉलिश क्यों करते हैं भाई, सब कोई गंदा चावल होता है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, लोग को पसंद नहीं आता। लोग कुछ एकदम सफ़ेद चावल, एकदम साफ सुथरा, तो लोग को लगता है सफ़ेद चावल है तो ही साफ सुथरा होगा, तो उसकी बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन B1 जिसको हम थायमीन कहते हैं वो अपर लेयर से गायब हो जाता है चावल की। और जहाँ विटामिन B1 गया चावल से तो लोगों को होने जाती है बेरी बेरी, ठीक है। तो हम अगर ये से भी देख सकते हैं, जैसे ये जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस करूंगा कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। अब गोल्डन राइस क्या होता है, गोल्डन राइस आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा फेमस है। तो विटामिन ए जिसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन, ये पाया जाता है हमारे गोल्डन राइस में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए गोल्डन राइस तो ये 3 टर्म्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, गोल्डन राइस, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 43 जिसमें हमने पढ़ा है पैडी के बारे में। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊँगा, उसमें हम पढ़ेंगे व्हीट और मेज के बारे में, फिर हम देखेंगे पल्सेस। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मैं पूरी प्लेलिस्ट इसकी लाऊंगा, पूरा हम ये ख़त्म करेंगे।
इसके बाद बाकी चैप्टर्स के नोट्स भी हैं मेरे पास, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जितना पॉसिबल होगा आई विल डू इट फॉर यू। थैंक यू सो मच।